नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर अब अनिका ने फाइनली आज किंग को हरा दिया था और आज प्राउडली किंग ने भी अब अनिका के सिर पर अब अपना हाथ रखा था, क्योंकि आज किंग को भी अनिका के लिए बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। और उधर दूसरी तरफ रोहित ने भी आज स्वाति मल्होत्रा को अपनी उस वाटर फाइटिंग में उन्हें हरा दिया था। अब यहाँ पर किंग और स्वाति दोनों ही अब अनिका और रोहित से हारने के बाद भी जीत गए थे। इधर अब अनिका अब जब वहाँ पर आने के लिए तैयार थी तब किंग उन्हें अब कुछ फूल देता है और अब वो उसे कहता है कि चाहे तुम्हारे सामने कोई भी आए, तुम्हें अपनी फाइटिंग में रुकना भी नहीं है, तुम्हें बस अपने हर एक वार के साथ उन सबको खत्म करते हुए जाना है। ये कहने के बाद अब किंग अनिका को वहां से अलविदा करते हैं। इधर अभी एनी भी अब उस गांव में अपने अटैक से अब उन फाइटर्स को नीचे गिरा रही थी और वो साथ के साथ सभी को देखकर वो सभी अभी एनी के सामने आ जाते हैं, क्योंकि एनी ने जब एक फाइटर को मारा तो अब बाकी के फाइटर भी वहीं पर आ गए थे। अब तक चिराग भी अब उसके आदमी उनके साथ भिड़ने के लिए तैयार था। एनी के साथ वो खड़ा हो जाता है। इधर अब चिराग और उसके साथियों के लिए अब एक चैलेंज था कि उन्हें अपनी फाइट में भी करनी थी और साथ के साथ खुद को उन इन्फेक्टेड लोगों से बचाना भी था। अब इस बात का ध्यान एनी ने काफ़ी अच्छी तरह से रखा हुआ था, इसलिए वो अब इस प्रॉब्लम का अब एक टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढ रही थी। यहाँ पर कुछ ही देर में एनी और चिराग की उन लोगों के साथ फाइट शुरू हो जाती है। तो वहीं अब तक जॉन और भूमिका, जो कि जिस विलेज में दमयंती का मिशन शुरू हुआ था, उस विलेज में पहुंच जाते हैं। वो स्कूल के पास पहुंच जाते हैं और अब गाड़ी के अंदर अब जॉन ने भूमिका से कहा कि जल्दी से आप अपना मास्क पहने। अब जॉन की इस बात पर अब भूमिका कहती है, तुमने पक्की तरह से कंफर्म किया है ना? क्या पक्का हम सही जगह पर ही आए हैं, जिस जगह पर हमें होना चाहिए था? क्या तुम श्योर हो? भूमिका की इस बात को सुनकर अब जॉन कहता है कि एक बार आप सामने देखिए, क्योंकि जॉन अब उसे सामने देखने के लिए कहता है। जब अब भूमिका सामने देखती है तो स्कूल में कुछ इन्फेक्टेड लोग अब इधर उधर आ जा रहे थे। वो सब वहां पर पागलों की तरह घूम रहे थे। तो वहीं उस स्कूल को घेर कर कुछ लोग भी वहां पर खड़े हुए थे, ताकि स्कूल के अंदर उन लोगों को बचाने के लिए कोई भी एंटर ना हो सके। या इससे पहले कि जॉन और भूमिका कुछ भी सोच पाते कि तभी जॉन ने अभी जो बैंड पहना हुआ था वो जोर जोर से बजने लगता है। इस अलार्म को सुनकर तो अब जॉन कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम, हमारे साथी आ गए हैं। आप सभी इन फाइटर से फाइट कीजिए और मैं आप सभी को इन्फेक्टेड लोगों से प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि ये काम मेरा होगा। क्योंकि जब आप फाइट करोगे तो आपको उन लोगों से इन्फेक्टेड होने से भी बचना होगा। जॉन की इस बात को सुनकर अब भूमिका कहती है, कौन आ रहा है? अब भूमिका के इस सवाल पर अब जॉन उसे बस देखने लगता है, लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं है। जॉन यहाँ पर अब अपने उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। कुछ ही देर में वो दोनों अभी गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाते हैं। जैसे ही भूमिका ने अब अपने कदमों को आगे लड़ने के लिए बढ़ाया ही था कि वहाँ पर अब अचानक से दो गाड़ियां आती हैं और वो एकदम से वहां पर आकर रुक जाती हैं और उनके अंदर से कुछ लोग बाहर निकल कर आ जाते हैं। अब उन लोगों को देखकर अब भूमिका जॉन की तरफ हैरानी से देखने लगती है। तो वहीं अब जॉन भी अभी हाँ में अपना सिर हिला देता है और उसके कान में अब कहता है, मैडम ये सभी रोहित सर के ही आदमी हैं। अब जॉन की ये बात सुनते ही अब भूमिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अब वो जॉन से कहती है, मेरे ख्याल से अब हमें स्कूल के अंदर चलना चाहिए। अब भूमिका की इस बात पर अब जॉन भी कहता है कि भूमिका अपना ख्याल रखना और कुछ भी हो जाए तुम इन्फेक्टेड लोगों से दूर ही रहोगी,
क्योंकि तुम्हें हर हाल में उन लोगों के साथ लड़ते हुए अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है। हालांकि मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो उनकी इस बात को सुनकर अब भूमिका कहती है, तुम रोहित के जैसे क्यों बात कर रहे हो? अब चलो। अब तक यहाँ उनके पास किंग के लोग भी आ जाते हैं। जैसे ही वो सभी अभी स्कूल के अंदर जाने ही वाले थे कि वहाँ पर जोन सभी के ही सामने खड़ा था। वो गेट के पास एक ढाल बनकर खड़ा था, जिससे कि स्कूल के लोग बाहर आकर किसी और को इन्फेक्टेड ना करें, क्योंकि अब ये चीज़ जोन को ही मेक श्योर करनी थी कि वो स्कूल में से इन्फेक्टेड लोगों को बाहर निकलने ना दें। जैसे ही इधर दमयंती के साथ आए हुए उन फाइटर्स ने यहाँ पर जोन को इस तरह से उन लोगों को बाहर निकलने से रोकते हुए देखा, तो अब उनको जोन के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उनके इस मिशन में यहाँ पर रुकावट डाल रहा था। इसलिए वो अब गुस्से से अब जोन के पास आ जाते हैं और अब वो उसके पास आकर कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? अब जोन जो कि उन्हें भी कुछ नहीं कहता, वो बस अब अपने काम में लगा हुआ था। इसलिए अब वो फाइटर आकर अब जोन के साथ फाइट करने लगता है। तो वहीं जोन अब सीधा ही उसके गाल पर एक जोर का पंच मार देता है और उसके गाल पर एक जोर का पंच मारकर खुद से उसे अब दूर कर देता है। यहाँ भूमिका और उसकी मदद के लिए आए हुए किंग के आदमी अब तक उन लोगों से भिड़ जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों को यहाँ पर जोन ने किंग के यानी कि रोहित के आदमी बताया था, एक्चुअली वो यहाँ पर बूढ़े किंग के आदमी थे। यहाँ जोन अब एक तरफ फाइट कर रहा था, तो वहीं अब तक दूसरी तरफ से उन फाइटेड लोगों को स्कूल के अंदर ही रोक रहा था, क्योंकि वो उनमें से किसी को भी बाहर नहीं आने दे सकता था। क्योंकि जोन अच्छी तरह से जानता था कि अगर एक बार ये स्कूल से बाहर निकल गए तो फिर तो ये यहाँ पर पूरे ही के पूरे शहर को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। अब ये सब देखकर अब दमयंती अब अपने फ़ोन को निकालकर अब उसमें एक मैसेज टाइप करते हुए लिखती है, लगता है कि तुम सभी के आने का वक्त आ गया है। जितनी जल्दी हो सके सारे के सारे ही गांव में आ जाओ। इसे टाइप करते हुए ही दमयंती अभी इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। वो बस बड़े ही ध्यान से अपने दुश्मनों के हर एक मूव्स को देख रही थी, ताकि उसी के हिसाब से वो अब अपनी नेक्स्ट प्लानिंग को ऐसे ही करती रहे। तो वहीं अब तक विलेज नंबर 3 में अब्दुल अभी अपने साथियों के साथ आ जाता है और वो अब उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर इंस्पेक्टर अब्बास पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो इंस्पेक्टर अब्बास ने उसे कहा कि कहाँ रह गए थे, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब इंस्पेक्टर अब्बास की इस बात पर अब अब्दुल कहता है, क्या पता चला है आपको कि इस गांव में ये वायरस कहाँ पर है? क्या आपको उसके बारे में कुछ पता चला? अब अब्बास की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर अब्दुल की ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, हाँ मुझे पता चला है, जल्दी से चलो। ये सुनते ही वो सभी अब उस लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर फार्मर्स का प्रोग्राम वहाँ पर होने वाला था। कुछ ही देर में वो सभी अब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो वहाँ का नज़ारा देखकर तो अब सभी एकदम से ही शॉक हो जाते हैं। ये सब देखकर तो अब इंस्पेक्टर अब्बास अब अब्दुल से कहते हैं, लगता है कि हमारे आने में काफ़ी देर हो गई है, क्योंकि हमने देर कर दी। हम शायद इसे नहीं रोक पाए, क्योंकि जिस तरह से ये लोग ऐसे दौड़ रहे हैं यहाँ पर वो वायरस पूरी तरह से फैल चुका है। कर्नाटक आइलैंड पर तो हम वक्त पर पहुंच गए थे और उस वायरस को फैलने से हमने रोक दिया था, लेकिन इस बार तो शायद हम लेट हो गए हैं। इंस्पेक्टर अब्बास की इस बात को सुनकर अब अब्दुल कहता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि हम इन लोगों को अब रोकेंगे कैसे, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ से निकलकर कहीं भी बाहर गए तो और भी बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्टेड करेंगे। अब अब्दुल की इस बात पर अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर अब अब्दुल कहता है, कुछ सोचते हैं। यहाँ पर अब वो दोनों ही बातें ही कर रहे थे कि तभी उनके सामने वहाँ पर कुछ फाइटर्स आकर खड़े हो जाते हैं और वो फाइटर अब उन दोनों को पकड़कर अब उन फार्मर की तरफ लेकर जाने लगते हैं। ये देखकर तो अब इंस्पेक्टर अब्बास और अब्दुल दोनों ही अब उन फाइटर्स के साथ अब फाइट करने लगते हैं। अपने साथियों को ऐसे देखकर कुछ और लोग वहां पर अब आ जाते हैं। तो वहीं अब्दुल के साथ आए उसके साथी भी अब इस फाइट में पूरी तरह से लड़ने लग जाते हैं।
वहाँ इधर एक तरफ विलेज नंबर 4 में, जिसे महेंद्र संभाल रहा था, विलेज नंबर 4 में महेंद्र ने अब उस घर के दरवाजे को खोल दिया था जिसके अंदर से इतने सारे लोग बाहर आ जाते हैं कि उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो बहुत सारे लोग वहाँ पर पहले से ही भरे हुए थे। वो लोग जैसे ही अब घर से बाहर निकले तो वो सभी अब सीधा ही गांव की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस घर में पहले से ही इन लोगों ने इन्फेक्टेड लोगों को रखा हुआ था। तो वहीं महेंद्र के साथ जो फाइटर थे वो भी इस बात का ध्यान दे रहे थे कि सारी इन्फेक्टेड लोग गांव के अंदर जाकर गांव के लोगों में ही उस वायरस को फैला दें। अब तक वहां पर किंग की स्टैचू और उसके साथ अब अर्जुन सिंह छठींद्री भी वहां पर आ जाते हैं। जब वो इन इन्फेक्टेड लोगों को ऐसे भागते हुए देखते हैं तो उनमें से तो कविनालिशा के कमांडर इन चीफ और उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी थे। तो वो उन्हें देखकर अब अर्जुन सिंह की देखते हैं और इधर अब अर्जुन सिंह की नज़र अब एक शख्स पर जाती है। तो उसे देखकर अब अर्जुन सिंह के मुंह से निकल जाता है कैप्टन सुजैन, और वो भी बस इस हालत में इस बात पर अब छठींद्री कहता है कि ध्यान से कहीं हम भी इनका शिकार ना हो जाएं, क्योंकि इन भागते हुए लोगों में यहाँ पर अर्जुन सिंह को इंस्पेक्टर सुजैन दिखाई दिया था। अब उसकी छठींद्री की ये बात सुनते ही अब अर्जुन सिंह वहां पर आकांक्षा यानी कि किंग की स्टैचू का हाथ पकड़कर अब उसे अपने पीछे खींचते हुए कहता है, तुम थोड़ा सा दूर रहो इन लोगों से, और इस बात पर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें कुछ भी मैं नहीं होने दूंगा। अब अर्जुन सिंह की इस बात को इग्नोर करते हुए अब किंग की स्टैचू अब उस इन्फेक्टेड लोगों की तरफ जाने लगती है ताकि वो इन्हें वहां जाने से रोक सके, ताकि वो इन्हें गांव के अंदर ना जाने दे। अब उसे स्टैचू को ऐसा करता हुआ देखकर अब अर्जुन सिंह और छठींद्री भी अब सीधा उसके पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि अर्जुन सिंह को तो इसे देखते ही जैसे उसका दिल ही इसके ऊपर आ गया था। वो नहीं चाहता था कि इसे कुछ भी हो, इसलिए वो भी उसका साथ देते हैं। जब उन फाइटर्स ने इन लोगों को इन्हें रोकते हुए देखा तो अब वो इन्हें वहीं से ही खड़े होकर वार्निंग देते हैं और कहते हैं, दूर हो जाओ इन सभी से, वरना तुम्हारा हाल भी वैसा ही होगा जो अभी इन लोगों का हो रखा है। जो भी इस बात पर अब आकांक्षा अब अपनी जगह से ही जंप करते हुए वो उस फाइटर्स के सीने पर एक जोर की लात मारती है, क्योंकि वो खुद एक रोबोट थी, इसलिए वो एक इतनी लंबी जंप आसानी से ले सकती थी। क्योंकि यहाँ पर किंग के स्टैचू ने एक जोर की जंप मारकर उस फाइटर्स के सीने पर लात मारी थी, तो इसलिए उसका वार बहुत ही तेज था। उसका वार इतना तेज था कि उस फाइटर के लिए उस वार को सहना बहुत ही मुश्किल था, और अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और एक तरफ जाकर गिरता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके साथी भी अब वहाँ पर आ जाते हैं, और वो अब आकांक्षा को घूर घूर कर खड़े देखते हैं, और अब वो सारे ही एक चक्कर बनाकर बीच में वहां पर किंग की स्टैचू को घेर कर खड़े हो जाते हैं। और उन सभी ने ही अब अपनी फाइटिंग पोजीशन को ले लिया था, क्योंकि उन्हें अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये कोई ह्यूमन नहीं बल्कि ये एक मशीन है, ये एक रोबोट है। इसी अज्ञानता के कारण उन्होंने सबने ही उसे घेरा था। तो वहीं अब तक छठींद्री और अर्जुन सिंह भी वहां पर आ जाते हैं, और कुछ ही देर में वो सभी वहां पर आने के बाद अब फाइट करने में लग जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक वो लोग जो कि यहाँ पर मार्केट में अभी चौपर से ही नीचे उतरे थे, वो वही अभी मार्केट तक आ जाते हैं, जो कि कुछ देर पहले चौपर से नीचे उतरे थे। जैसे ही वो सभी अभी मार्केट एरिया के पास आ जाते हैं तो वो वहाँ पर देखते हैं कि जिन रास्तों के जरिए मार्केट के अंदर वो लोग जा सकते थे उसे तो वहाँ पर कुछ लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। अब उन लोगों को देखकर अब लक्ष्य, क्योंकि यहाँ पर इनमें लक्ष्य ही था, लक्ष्य अब अपने मन में ही यही सोचता है कि पहले उसे इन लोगों से फाइट करना होगा, इसके बाद ही वो मार्केट का हाल देखने के लिए अंदर जा सकता है। इसलिए उन लोगों से मुकाबला करने के लिए लक्ष्य अब अपने आदमियों से कहता है, बॉयज बी रेडी, और हाँ अपना ध्यान रखिएगा। अब लक्ष्य की इस बात पर अब उसके साथ आए हुए जवान कहते हैं, ओके सर। यहाँ लक्ष्य अब उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो वो वहाँ पर अभी उन फाइटर से कहता है कि हमें अंदर मार्केट में जाना है और हमें हर हाल में उस मार्केट के अंदर जाना ही होगा। इस बात पर अब वो फाइटर कहता है कि जरूर जाइए, लेकिन याद रहे कि आप मार्केट से बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आप मार्केट के अंदर तो जा सकते हैं लेकिन बाहर आने के लिए आपको रास्ता नहीं मिलेगा।
अब उसकी ये बात सुनकर अब लक्ष्य कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, और ये मार्केट से लोगों को के चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही हैं। लक्ष्य की इस बात पर अब वो दुश्मनों का फाइटर सब लक्ष्य को एक जोर का पंच मारने ही वाला था कि तभी लक्ष्य ने अपना बचाव कर लिया और उसने वो अपना बचाव करते हुए उसे एक जोर का बदले में पंच मार देता है। ये सब देखकर तो अब सौम्या, जो कि वहां से बस थोड़ा सा ही दूर खड़ी थी, वो अब अपने साथियों से कहती है कि बी रेडी, जाओ जाकर मदद करो उनकी, क्योंकि सौम्या ने ये फाइट अभी देख ली थी। अपने आदमियों की इस बात पर अब उसके साथ खड़े हुए लोग अब कहते हैं, ठीक है हम जाते हैं, तुम बस ध्यान रखना ये तबाही अब रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तबाही अब किसी भी हाल में नहीं रुक सकती। अब उन फाइटर की इस बात का जवाब देते हुए सौम्या कहती है कि मैं मार्केट पर नज़र बना कर रखे हुए हूँ, तुम बस ध्यान दो कि हमारे लोगों को अभी कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अब सौम्या की इस बात पर अब वो फाइटर कहते हैं कि ठीक है, और इधर ये सब कहते हुए ही वो फाइटर फिर से कहते हैं, उनकी बातों को सुनकर अब सौम्या कहती है, ठीक है तुम सभी अब जाओ। और सौम्या की ये बात सुनते ही वो सभी अब अपने आदमियों के पास आ जाते हैं उनका साथ देने के लिए, और वो अब लक्ष्य और उसके साथियों को अब घेर कर कहते हैं, बहुत हो गया है तुम सभी का, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाएगा। यहाँ पर उस फाइटर ने ये कहा ही था कि तभी किसी ने पीछे से उससे एक जोर की लात मारी, जिससे कि वो सीधा ही अभी जमीन पर आकर गिर जाता है। लक्ष्य ने जब अपनी मदद करने वाले को देखना चाहा तो उसके सामने एक उसी की ही उम्र जैसा एक लड़का था, जो कि अपने साथ कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आया हुआ था। वो जिस तरह से फाइट कर रहा था उसे देखकर तो अब लक्ष्य को उसे पहचानने में देर नहीं लगी कि ये कोई और नहीं बल्कि ये तो ब्रह्मपुत्र एकेडमी का सूरज है, उस एकेडमी का चेयरपर्सन। यहाँ सूरज ने अभी एक वार में ही उन फाइटर्स को मार गिराया था, क्योंकि अब तक धीरे धीरे सारे ही लोग अब यहाँ पर अनिका की इस टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। अभी बस वेट था तो अनिका के यहाँ पर आने का। वहीं सौम्या ने जब अपने लोगों को ऐसे पिटता हुआ गिरा हुआ देखा तो वो अब खुद अपने कदमों को लक्ष्य और सूरज की तरफ बढ़ा देती है, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब उसे अपनी टीम की खुद ही रक्षा करनी थी। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक बूढ़े किंग के कुछ फाइटर अब उस चर्च के पास आ जाते हैं। वहां के नज़ारे को देखकर तो वो दोनों अभी जल्दी से अंदर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि चर्च में भी इस वायरस को फैला दिया गया था, क्योंकि वहां पर एक आदमी को इस वायरस को इंजेक्ट किया गया था। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ लोग तो भाग रहे थे अपने आप को बचाते हुए, तो वहीं इन्फेक्टेड लोग बाकी लोगों के पीछे पीछे भाग रहे थे उन्हें इन्फेक्टेड करने के लिए। यहाँ का नज़ारा देखकर तो अब बूढ़े किंग के फाइटर को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्हें इस तरह से इंसानियत को एक दूसरे को तबाह होते हुए उनसे नहीं देखा जा रहा था। इससे पहले कि अब वो वहाँ पर कुछ कर पाते कि तभी उनकी नज़र अब कुछ लोगों पर जाती है, जो कि इसे दर्शक का वीडियो बना रहे थे, जिन्हें शायद देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत ही मज़ा आ रहा था इन लोगों को इधर उधर भागते हुए देखकर। उन लोगों को इस तरह से ऐसा वीडियो बनाता हुआ देखकर, ऐसे करते हुए देखकर तो बूढ़े किंग के फाइटर को अब उसका गुस्सा और भी आता है, और उसने अब अपने पास कुछ वो ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे ही अपने पास वो चारों तरफ देखता है कुछ ढूंढने के लिए, तो उसे अपने पास अब एक छोटा सा पत्थर दिखाई देता है। इसलिए उस पत्थर को देखते ही अब वो उसे जल्दी से बिना देरी किए अपने हाथों में उठाकर अब कुछ ही सेकंडों में उस पत्थर को उस आदमी की तरफ निशाना बनाते हुए ही उसके ऊपर ही फेंक देता है। जैसे ही उस जो आदमी अभी वीडियो बना रहा था उसके ऊपर जैसे ही वो पत्थर लगता है, उसकी वजह से उस फाइटर के सिर पर एक गहरी चोट आती है, और अब वो अपने फ़ोन को छोड़कर वो अब अपने सिर पर अपना हाथ रखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, किसने किया है ये सब, किसकी हिम्मत हुई है जो अभी जीना नहीं चाहता है। जैसे उन इन्फेक्टेड लोगों ने ये आवाज़ सुनी तो वो सभी अभी उस फाइटर की तरफ जाने लगते हैं कि उन्हें इस तरह से अब अपनी तरफ आता हुआ देखकर तो वो फाइटर अब अपनी चोट को ना देखकर वो अब अपनी जगह से सीधे ही भागने लगता है, क्योंकि वो फाइटर अच्छी तरह से जानता था कि अभी अगर वो इन इन्फेक्टेड लोगों के हाथों में अगर आ गया तो फिर तो उसका बचना नामुमकिन ही है। इसलिए अभी अपने सिर में लगी हुई चोट को पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता अब, क्योंकि उसे बस अभी
यहाँ से भागता है। उसे इस तरह से अब भागता हुआ देखकर अब यहाँ पर अब किंग के फाइटर्स को भी अच्छा लगता है। अब तक अब किंग के उन फाइटर्स ने अभी उस चर्च के मेन गेट को ही बंद कर दिया था। ये करते हुए ही अब वो अपने मन में ही यही सोचता है कि बहुत शौक है ना इन इनोसेंट लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का, तो अब तुम्हें पता चलेगा। अब इन सभी को ही, तुम्हें नहीं वैसे तुम सबको ही पता चलेगा कि कैसा लगता है यहाँ पर। अभी बूढ़े किंग के फाइटर आपस में ही बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें अब एहसास होता है कि कुछ लोग चर्च की दीवार से अब जंप करते हुए ही बाहर आ जाते हैं। उन्हें ऐसे आता हुआ देखकर अब बूढ़े किंग के फाइटर्स अब एकदम से ही अपने अलर्ट मोड में आ जाते हैं और वो दोनों इन सभी लोगों के साथ अब फाइट करने लगते हैं। सर्जी के फाइटर ने जब ये सब देवां का नज़ारा देखा तो पहले तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है जो यहाँ पर इन लोगों के लिए मसीहा बन कर आ रहे हैं, जो यहाँ पर सभी लोगों को इन्फेक्टेड होने से बचा रहे हैं और साथ के साथ वो उनके प्लान को भी खराब करने के लिए आ गए हैं। अब उन फाइटर्स को लगा ही था कि उनका सामना तो सिर्फ स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर के ही साथ है, लेकिन जिस तरह से उनके दुश्मन उनके साथियों को मार रहे थे तो वहीं अब तक करण गुलेरिया उस लोकेशन पर आ जाते हैं। उनके लिए तो सबसे बड़ा शौक ये था क्योंकि वहाँ इंसान, वहाँ पर तो जानवर भी अब अपने अलग ही रूप में थे, क्योंकि इंसानों के साथ साथ यहाँ तो जानवर भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर यशवंत ने एक कुत्ते को भी इस वायरस का इंजेक्शन लगा दिया था। उनकी आंखों के सामने से दौड़कर एक कुत्ता उनकी तरफ आ ही रहा था कि उसे दूर से देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि मानो के वो कोई शेर हो। उसका साइज किसी शेर से कम नहीं लग रहा था। करण गुलेरिया अब अपने आदमियों से ही कहते हैं कि कोई रिएक्ट नहीं करेगा। अगर हम लोगों ने रिएक्ट किया तो ये हमें भी काट सकते हैं। अब उसकी इस बात पर अब एक आदमी कहता है, सर अब हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। अब अपने उस फाइटर की बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं कि दबे पाव यहाँ से निकल चलो। अगर हम लोगों को अभी बचना है तो और हाँ ध्यान रहे कि किसी जानवर की नज़र में ना आए हम, क्योंकि अभी हमें इन जानवरों से खुद को बचाना है। अब करण गुलेरिया की इस बात को सुनकर अब उनके साथ आए हुए आदमी कहते हैं, ठीक है सर। इससे पहले कि वो सभी अपनी कोई भी मूवमेंट करते कि तभी पता नहीं कहाँ से उनके सामने कुछ लोग आ जाते हैं जो कि बड़े ही ध्यान से इधर करण गुलेरिया और उनके आदमियों को ही देख रहे थे। अब वो उन्हें देखकर और फिर सभी उनके ऊपर अब अचानक से ही अटैक कर देते हैं। तो वहीं उनके अटैक के जवाब में करण गुलेरिया अब उन सभी को ही लगातार एक एक पंच मारते हुए उन्हें वहाँ पर ही मार गिराते हैं। उनका वार उनका हाथ कभी हाथों से तो कभी अपने पाँव से था। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे उन सभी को करण गुलेरिया भी मारते ही जा रहे थे। ये सब कुछ जब एक घर में बैठे हुए धीरज मारवा ने ये सब देखा, धर्मराज मारवा ने जब ये सब देखा तो वो बड़े ही हैरान होकर अब कहते हैं, स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स सच में लगता है कि कुछ ज़्यादा ही एडवांस ट्रेनिंग दी जा रही है उन्हें, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग अगर स्पेशल डिपार्टमेंट के लोगों को दी जा रही है तो ये सच में ही एडवांस है, क्योंकि जिस टेक्निक से ये ऑफिसर यहाँ पर लड़ रहा है वो कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है। इनके लिए तो मुझे लगता है कि अब हमारे ही स्पेशल लोगों को यहाँ पर बुलाना होगा। जो लोग हमारे ट्रेन फाइटर की ये हालत कर सकते हैं वो कोई मामूली लोग तो नहीं हो सकते ना। जहाँ भी करण गुलेरिया अपनी नज़र को आसपास बनाए हुए थे तो वहीं धनंजय पीरामल ने भी अभी अपने दोनों ही हाथों की मुट्ठियों को भींच लिया था। इसके बाद अब वो अपने एक वार से अब उन फाइटर्स को मारते ही जा रहे थे और वो फाइटर्स भी उन्हें अच्छी खासी फाइट दे रहे थे, लेकिन धनंजय पीरामल एक एक करके उन सभी को ही मार गिरा रहे थे। जैसे ही वो फाइटर अब नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं वैसे ही अब धनंजय पीरामल ने अब अपनी एक लात से एक जोर का वार अब इधर पंकज मारवा पर किया, क्योंकि यहाँ पर धनंजय अब उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर प्रीति रोहित इन सबको ही किडनैप कर रखा गया था। और अब वो यहाँ पर पंकज मारवा से पूछते हैं कि कहाँ पर है वो। सभी ये सभी कहते हुए ही अब पंकज मारवा के मुंह से अब पर एक वो जोर का पंच मारते हुए ये सब पूछते हैं।
अब धनंजय पीरामल के वार को सहना अब पंकज मारवा के लिए इतना आसान तो नहीं था, इसलिए पंकज मारवा अब डरते हुए कह देते हैं कि वो उस रूम में है। वैसे कौन हो तुम? हमारी आवाज़ तुम्हारी आवाज़ जानी पहचानी लग रही है। इस बात को इग्नोर करते हुए ही अब धनंजय पीरामल अब उसे ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अब वो उस रूम की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ जाने के बाद अब वो दरवाजे को एक ही झटके में खोल देते हैं, तो वहाँ पर जैसे ही वो जाते हैं तो उनके सामने उनके बच्चे थे। उन्हें ऐसे सभी को एक पल के लिए तो सेफ देखकर धनंजय पीरामल ने एक चैन की सांस ली, क्योंकि धनंजय पीरामल को लगा था कि पता नहीं उनके सारे ही बच्चे अभी सेफ होंगे या नहीं। और अब उन सबको सेफ देखकर अब उसे अच्छा लग रहा था, इसलिए अब वो जल्दी से उनके पास जाते हैं और अब वो वहाँ पर एक एक करके उनके हाथों को और पैरों की रस्सियों को खोल देते हैं, क्योंकि जब उन्होंने उनके हाथों और पैरों को बंधा हुआ देखा तो उन्हें अपने दुश्मनों पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन अभी तक वो सब सुरक्षित थे, इसलिए उन्हें ये सब अच्छा भी लगा। वो जैसे ही अब राहुल के पास आते हैं तो अब वो उसे देखकर उसके सिर पर अपना हाथ रखते हैं और उनके इस गेस्चर से राहुल ने भी अब उन्हें पहचान लिया था कि आखिर ये कौन है। उनको ऐसे करता हुआ देखकर राहुल को उन्हें पहचानने में कुछ सेकंड भी नहीं लगी, और अब उन्हें पहचानने के बाद अब राहुल की आंखों में भी एक चमक आ जाती है। यहाँ धनंजय पीरामल ने अब सभी को ही अब वहाँ से छुड़ा लिया था और वो अब उन्हें लेकर उस रूम से बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ही वो उन्हें लेकर बाहर जा ही रहे थे कि तभी उनके कानों में अब वहाँ पर हंसराज मारवा की आवाज़ आती है, क्योंकि हंसराज मारवा वहीं उन्हें पीछे से कह रहे थे कि वहीं पर ही रुक जाओ रोहित, वरना तुम्हारी माँ जान से जाएगी। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर राहुल, जिसको वो भी रोहित समझ रहे थे, उन्हें उसे वॉर्न करते हुए ये सब कहा। हंसराज मारवा की ये बात सुनते ही जैसे ही वो सभी अब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके सामने हंसराज मारवा खड़े थे और उनके साथ में वहीं पर आयशा मारवा का क्लोन भी खड़ा हुआ था। हंसराज मारवा ने अपने हाथ में बंदूक ली हुई थी, जिसका निशाना यहाँ पर आयशा के सिर पर ही था कि अगर वो लोग कुछ भी चालाकी करने की कोशिश करेंगे तो वो सीधे ही इस बंदूक के निशाने को वो आयशा के कलोनी यानी कि जिसे हंसराज आयशा समझ रहा था उसके सिर पर लगा देंगे। ये देखकर अब राहुल अब हंसराज मारवा को वॉर्न करते हुए कहता है, देखो उन्हें छोड़ दो, क्योंकि राहुल को अभी तक ये बात पता नहीं थी, इसलिए अब वो यहाँ पर उन्हें यही वॉर्न करता है कि ये सब आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब राहुल की इस बात पर अब हंसराज मारवा कहते हैं, रोहित बेटा चलो अब अपने पापा की बात मान लो, मेरी आज भी वही शर्तें हैं जो कि मेरी 15 साल पहले थी। चलो अब मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को मेरे नाम कर दो। अब यहाँ पर हंसराज मारवा की इस बात पर अब राहुल अपने मन में ही यही सोचता है कि पिछली बार तो ये दोनों मॉन्स्टर मुझसे बच गए थे, लेकिन माँ कसम इस बार मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि 15 साल पहले इनकी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। आई होप कि ब्रो यहाँ पर जल्दी से आ जाएं, मैं उसे उसकी वाइफ अनिका के नाना का सच बताना चाहता हूँ। उस वक्त तो मैं उसे बता नहीं पाया था, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद वो मर चुके हैं, लेकिन ये बुड्ढे तो अभी भी जिंदा है। अरे इतने बुड्ढे होने के बाद भी ये लोग मर क्यों नहीं जाते हैं? लास्ट टाइम ब्रो के सामने इसने मास्क लगाया हुआ था, तब शायद वो इन्हें नहीं पहचान पाए थे, लेकिन ये बुड्ढा मेरी आंखों से नहीं बच पाया था। मैं ब्रो को सब कुछ बताऊंगा। उस दिन जिसने उसे खाई से धक्का देकर नीचे गिराया था वो मास्कमैन कोई और नहीं बल्कि वो बुड्ढा ही था। मैंने देखा था उसे। यहाँ राहुल अब अपने ही ख्यालों में ही कहीं खो सा गया था कि तभी वहाँ पर अब खड़ी सभी के ही कानों में अब एकदम से ही प्रीति की आवाज़ आती है, जो कि अभी आयशा से कहती है, आयशा आंटी अटैक। अब प्रीति का इतना ही कहना था कि तभी आयशा मारवा के क्लोन ने अब अपने एक हाथ से एक जल्दी से मुक्का बनाया और इसके बाद उसने हंसराज मारवा के मुंह पर एक पंच मार दिया। क्योंकि आयशा मारवा का ये क्लोन तो बस प्रीति के ही आदेश का इंतजार कर रहा था, इसीलिए तो वो चुपचाप दिल्ली से यहाँ तक ऐसे ही आ गया। इधर आयशा मारवा के इस एक्शन पर तो वहाँ पर अब सभी लोग एकदम से ही हैरान हो जाते हैं। यहाँ सनी, धीरज और राहुल, यहाँ तक कि खुद ओमकार भी उन्हें बड़ी बड़ी आंखों से अब घूर घूर कर देख रहे थे। अब वो अपनी आंखों को मसलते हुए देख रहे थे, साथ के साथ वो प्रीति को भी, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये एकदम अचानक से क्या हुआ।
यहाँ आयशा के क्लोन ने अब तक पंकज मारवा और हंसराज मारवा को वहाँ पर मार मार कर अपने एक बार में ही उन्हें वहीं पर ही बेहोश कर दिया था। अब तक धनंजय पीरामल भी समझ गए थे कि उनके सामने जो आयशा के चेहरे की है वो एक रोबोट है, क्योंकि आयशा को तो वो अभी राजमहल में सुरक्षित देख कर आया था। इसलिए धनंजय को समझने में देर नहीं लगती और जिस तरह से प्रीति ने आदेश दिया और जिस तरह से आयशा के क्लोन ने उसे फॉलो किया, उससे वो अब साफ साफ समझ जाते हैं। इधर अपने दोनों ही भाइयों को बेहोश होते हुए देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अब चलो यहाँ से, पहले मैं तुम सभी को यहाँ से सेफली निकाल दूँ, उसके बाद ही मैं इन सब के खिलाफ कोई एक्शन लूँगा।